वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है बेटा वो यूजीसी नेट के लिए है और बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी है। जो बच्चे बीकॉम सेमेस्टर 1 के हैं उनके लिए भी है। मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका मैं ऑफर तक लास्ट क्लास बता दिया था कि ऑफर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब एक बंदे ने ऑफरर बिकम्स ऑफरी एंड ऑफरी बिकम्स ऑफरर, मैंने ये भी बता रखा था। काउंटर ऑफर में ऑल्सो नॉन एज क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर भी बोला जाता है काउंटर ऑफर को। तो आज के क्लास में मैं एक्सेप्टेंस की बातें करूंगा और कंसीडरेशन की बातें करूंगा। अगर समझ में टाइम बचता है तो मैं कंसीडरेशन की बातें करूंगा। तो जिनका आज फर्स्ट क्लास है, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। और आप वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आया तो आप एक लाइक बटन जो है अब जरूर प्रेस कर देना। इज इट क्लियर? चलिए तो आगे मैं देखता हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये पहले का पढ़ाया हुआ है। मैं इसके आज के क्लास में स्टार्ट करता हूं आपका एक्सेप्टेंस को लेकर के, ठीक है? चलिए बेटा, तो एक्सेप्टेंस कहने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था यहां पे दो पर्सन है ना, दो पर्सन है। एक पर्सन का नाम मैंने लिया था ऑफरर, एक पर्सन का नाम क्या लिया था बताना? ऑफरर लिया था। दूसरा पर्सन का नाम लिया था मैंने ऑफरी। एक तो ऑफरर था, एक ऑफर ही था। ऑफरर ने क्या किया? अगर कोई प्रोडक्ट ऑफर किया है इसको और इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट, आई विल एग्री योर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्सेप्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेप्टेंस कहलाता है। इज इट क्लियर? तो एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस जो है ये आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन बी पे डिफाइंड है, याद रखना। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी पे डिफाइंड है। तो देखो लीगल रूल क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस का लीगल रूल क्या बोलता है? वैलिड एक्सेप्टेंस जो है, ठीक ना, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड क्या है बेटा? तो वैलिड एक्सेप्टेंस है ना। वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? तो देखो सबसे पहला, एक्सेप्ट वही पर्सन करेगा, एक्सेप्ट हमेशा उसी पर्सन के द्वारा कराया जाएगा जो पर्सन को ऑफर, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया था। जैसे अगर मान लेता हूं कि शर्मा जी ने ऑफर किया, शर्मा जी ने ऑफर किया वर्मा जी को, हाँ, कि तुम मेरा कार खरीद लो। मैं तुमको क्या बेच रहा हूं? अपना कार तुमको मैं बेच रहा हूं एट द रेट ऑफ रुपीज 2 लाख में, तुम मेरा कार खरीद लो। तो ऑफर किसको मिला था? ऑफर मिला था सर्टेन पार्टी, सर्टेन पर्सन कौन था? वर्मा जी। तो एक्सेप्टेंस जो है वो किसके द्वारा होना चाहिए? तो वो जो है वर्मा जी के द्वारा ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? किसके द्वारा होना चाहिए? वर्मा जी के द्वारा ही होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको लिखूंगा, ध्यान से सुनना, मैं इसको क्या लिखूंगा? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली, एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन, ओनली बाय द पर्सन टू whom, only by the persons to whom the offer is made। जो ऑफर मेड हो रखा है उसी के, जिसके लिए ऑफर मेड हो रखा है उसी के द्वारा एक्सेप्ट होने चाहिए। ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अच्छा, इसका फोटो भी मैंने बनाया था, वो एग्जांपल भी आप लिख लेंगे।
दूसरा एग्जाम्पल है एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट होने चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है वो आपके मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड किसी भी तरह का कोई कंडीशंस नहीं होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल देता हूं। ये है आपका पांडे जी, ये कौन है बताना? पांडे जी। और ये कौन है? तो ये तिवारी जी। दो पर्सन, कौन कौन से पर्सन? पांडे जी और तिवारी जी। ठीक है। पांडे जी ने बेटा बोला क्या मैं तुमको एक स्कूटर बेच रहा हूं। ठीक है, मैं तुमको सेल करता हूं स्कूटर। क्या सेल कर रखा हूं? स्कूटर सेल करता हूं एट द रेट ऑफ ₹50,000 में। कितने में मैं बेच रहा हूं तेरे को? मैं अपना स्कूटर 50,000 में मैं तेरे को अपना स्कूटर बेच रहा हूं। अब तिवारी जी ने बोला ठीक है, तुमको मैं 50,000 दिया। ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं। क्यों? अभी तक इसने दिया नहीं है। अब क्या हुआ? तिवारी जी ने बोला कि देखो ऐसा है, आज सुबह के 10 बजे ये बातें हो रही थी। ये सारी घटना कितनी बजे की थी? 10 बजे की थी। तो 10 बजे जो है इसने बोला तुम 45,000 मेरे से रिसीव ले लो, 45,000 मैं तेरे को दे देता हूं, और मैं रात के 11 बजे तक, मैं 11 PM तक मैं तेरे को बाकी पैसा 5,000 दे देता हूं। तुम मेरे को माल अभी 10 बजे ही डिलीवर कर दो। बताना क्या इसमें क्या ये एब्सोल्यूट डिलीवर था? 50,000 क्या एब्सोल्यूट आपको मिला था? नहीं। क्या ये क्वालिफाइड नहीं था? इसमें कुछ कंडीशंस नहीं लगे हुए? तो बेटा लगे हुए। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने साफ साफ लिख के रखा है अनक्वालिफाइड, और यहाँ पे क्या है? तो ये है, इसमें कुछ क्वालिफाइड बातें यहाँ पे कर रखा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने साफ साफ देखा कि ये आपका एब्सोल्यूट भी नहीं है और ये अनक्वालिफाइड नहीं है, तो दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है तिवारी जी से क्या एक्सेप्टेंस किया गया? तो नहीं, आंसर इज नो, नॉट एन एक्सेप्टेंस। क्या ये एक्सेप्टेंस है? तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। इज इट क्लियर? ये एक्सेप्टेंस नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। दो एग्जाम्पल तो मैंने, दो लीगल रूल्स जो है मैंने वैलिड एक्सेप्टेंस का मैंने बता दिया आपको। मैं तीसरा वैलिड एक्सेप्टेंस बताने जा रहा हूं। Acceptance must be expressed in some usual and responsible manner unless the proposal prescribe the manner in which is to be accepted। कहने का मतलब ध्यान से समझ लो। Sometime क्या होता है, ये आपका ऑफरर है। ये कौन है बेटा? ये ऑफरर है ना? मैं ऑफरर लेता हूं और दूसरा पर्सन ले लेता हूं ऑफरी। देखो जहां पे जरूरत पड़ रहा है मैं ऑफरर एंड ऑफरी ही बता रहा हूं, नहीं तो फिर नाम ले ले रहा हूं, ऑफरी एंड ऑफरर। ठीक है। ऑफरर ने प्रेस्क्राइब कर रखा था कि जो भी तुम मेरे को एक्सेप्टेंस करोगे वो टेलीग्राम में करोगे। टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम में करोगे। इज इट क्लियर? लेकिन ऑफरी ने इसको कम्युनिकेट जो किया वो मैसेंजर में किया। क्या में किया बेटा? मैसेंजर में किया। तो बताना, ऑफरर ने तो पहले भी बोल रखा था कि भैया मैं जो तेरा एक्सेप्टेंस देखूंगा वो टेलीग्राम में देखूंगा, ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म था। लेकिन आपने क्या किया? तो आपने जो ये किया वो जो एक्सेप्टेंस जो दिखाया वो मैसेंजर में दिखाया। तो क्या आपने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में काम किया? तो नहीं। तो आंसर इज नो। तो यहां पे इसका कहने का मतलब दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्टेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। हाँ सर, अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टेलीग्राम्स दिखाया था
आप इसको जो ऑफरर को जो आपने कम्युनिकेट किया है वो भी अगर टेलीग्राम से ही किए होते तब फिर ये जाकर के आपका क्या कहलाता, एक्सेप्टेंस कहलाता। अगर इसने कोई इस तरह से प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया ही नहीं है और ये जो है टेलीग्राम से इसको ऑफर करे, ये इंटीमेट करे या फिर मैसेंजर से इंटीमेट करे या व्हाट्सएप से इंटीमेट करे, डजंट मैटर, क्योंकि इसने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दे रखा है, तो इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस कहलाएगा। वही पॉइंट ऊपर लिख रखा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर्स को हम लोग एक्सेप्टेंस बोलेंगे, लेकिन बट अनलेस proposal prescribed, मतलब ऑफर prescribed is the manner in which is to be accepted। जिस केस में हमने प्रपोजल दिया है उसी केस में हमको रिसीव होगा तभी माना जाएगा, अनलेस अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो मैंने देखो ये छोटा छोटा इसलिए मैंने 4 और 5 दोनों साथ में लिख रखा है। सीधा सा क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर और ऑफरर। देखो बेटा सीधा सा बात है, अगर मान लेता हूं सपोज ए है और यहां पे बी है, दो अलग अलग पर्सन है, इसने इसको ऑफर किया था, तो भैया ये इसको क्या करेगा, एक्सेप्टेंस का बताएगा कि नहीं, हाँ मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो ये मेरा ऑफरर कहलाएगा और ये मेरा क्या कहलाएगा बताना, ये मेरा ऑफरी कहलाएगा। एक तो पर्सन ऑफरर कहलाएगा, दूसरा पर्सन क्या कहलाएगा बेटा, ऑफरी कहलाएगा। तो ऑफरर जो है अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस करा है, ऑफरी ने क्या करा, एक्सेप्टेंस किया, तो इसका सूचना जो है एक्सेप्टेंस करने का सूचना वो ऑफरर को देगा कि नहीं देगा, तो देगा। तो ये तभी वैलिड माना जाएगा जब ऑफरर के पास ये सूचना प्राप्त हो जाए। मतलब अगर ऑफरर ने ये सूचना नहीं दिया है, ऑफरर ने ये सूचना अगर नहीं दिया है, सूचना ऑफरर तक नहीं पहुंचा है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? और अच्छा, जो सूचना इसको मिल गया होगा, जैसे मान लेता हूं कभी कभी होता क्या है ना, हमने कोई चीज ऑफर किया, मान लेते ये घड़ी मैंने बेचने के लिए ऑफर करा, अब जैसे ये घड़ी मैंने बेचने के लिए ऑफर किया तो अब अगला ने एक्सेप्टेंस करने से पहले ही रिवॉक कर लिया, बाद में जो है एक्सेप्टेंस हो रहा है आफ्टर रिवोकेशन। तो इज इट पॉसिबल, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? जैसे मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना, दो पर्सन है, यहां पे दो पर्सन है, एक पर्सन है चौबे जी, हाँ एक पर्सन कौन है बताना, चौबे जी, एक पर्सन है लाला जी। तो बेटा दो पर्सन है चौबे जी और लाला जी, तो चौबे जी जो है उन्होंने क्या किया था, इसको ऑफर किया था क्या कि एक मैं तेरे को घड़ी बेचूंगा ₹10,000 में, लेकिन इसके एक्सेप्टेंस करने से पहले ही चौबे जी ने ये ऑफर को बेटा विथड्रॉ कर लिया, मतलब वापस रिवॉक कर लिया, खत्म कर दिया, लैप्स कर गया, या फिर इसने जो है टाइम दिया था कि 10 दिन के अंदर तुम बता देना कि एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, तो विद इन 10 डेज में ही आपको लाला को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा चौबे जी को कि हाँ ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वही एग्जांपल है पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन। एक्सेप्टेंस जो है वो तभी होगा, मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में होने चाहिए, जैसे 10 दिन का 15 दिन का समय दे रखा है उसमें होना चाहिए, एंड बिफोर द ऑफर होने से पहले, बिफोर द ऑफर लैप्स एंड और रिवॉक, मतलब ऑफर जो है लैप्स हो गया या ऑफर रिवॉक कर लिया उससे पहले ही एक्सेप्टेंस हो जाने चाहिए। अगर उससे पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है तो आपने कहीं पे एरर कर रखा है। इज इट क्लियर? मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक्सेप्टेंस जो होता है ना वो हमेशा ऑफर के बाद होता है। ये नहीं कि आप पहले एक्सेप्टेंस कर लिए बाद में ऑफर कर लेंगे, नहीं, ऑफर जो होगा, एक्सेप्टेंस जो होगा वो मस्ट सक्सीड द ऑफर। तो सीधा सा बात मैं बता सकता हूं, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 जो है, एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी सक्सीड, और एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट सक्सीड
सक्सीड दी ऑफर, मतलब ऑफर के बाद होगा। तो भैया पहले ऑफर होगा, पहले क्या होगा बताना, ऑफर होगा, एंड ऑफर के बाद जो है आफ्टर जो है वो क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। ये नहीं कि पहले एक्सेप्टेंस हो गया बाद में ऑफर हुआ, पहले हम ऑफर करेंगे तब तो वो एक्सेप्ट होगा ना। तो ये भी आपका एक लीगल रूल में आता है। और लास्ट जो है हमारा जो पॉइंट नंबर 7वां पॉइंट है, ये बोलता है अगर आपने रिजेक्टेड ऑफर है, ठीक है, रिजेक्टेड ऑफर जो है सम टाइम बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, कैन बी क्या चाहिए बेटा, एक्सेप्टेड ओनली इन केस ऑफ रिन्यू। अगर वो रिन्यूड हो रखा है तब, बात को समझेंगे यहां पे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा है, अगर यहां पे ये चौबे जी है ना, ये चौबे जी है और ये पांडे जी है ना, ये कौन, पांडे जी। चौबे जी ने पांडे जी को बोला था क्या कि मैं तेरे को एक घड़ी जो है मैं बेच रहा हूं ₹20,000 में, ठीक है, 20,000 में मैं तेरे को घड़ी बेच रहा हूं। बाद में चौबे जी को रियलाइज क्या हुआ कि अरे ये तो बहुत सस्ता में निकल रहा है, छोड़ो ऐसा करो ये वाला घड़ी को विथड्रॉ कर लो। विथड्रॉ कर लिया मैंने, और विथड्रॉ किया, और पांडे जी जो है विथड्रॉ के बाद इसको एक्सेप्ट कर रहा है। इज इट पॉसिबल, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा? तो आंसर इज नो। लेकिन फिर से इसने इसको रिन्यू करके 25,000 करके भेजा कि ये वॉच का दाम कितना है, 25,000, गलती से मैंने 20,000 डाल दिया था। एंड देयर आफ्टर फिर पांडे जी जो है एक्सेप्टेंस का इंटीमेशन जो है वो चौबे जी को दे रहा है, तब जाकर के आपका एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अनलेस अदरवाइज ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? तो एक्सेप्टेंस जो है वो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्टेंस कहने का मतलब आपका क्या है, ठीक है। तो अब मैं अगर बातें करूं यहां पे करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशंस टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशंस, ठीक है। तो ये तीनों चीज मैं डिस्कस करूंगा, इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना। चलिए बेटा, तो कम्युनिकेशंस कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे भी 2 पर्सन होते हैं, 2 पर्सन ए एंड बी। ए जो है वो क्या है बेटा, तो ए जो है वो ऑफरर है, और बी क्या है, तो बी जो है वो ऑफरी है। तो ऑफरर जो है इन केस ऑफ कम्युनिकेशंस टू ऑफर कहने का मतलब ऑफर जो है वो किसने मेड किया, ऑफरर ने किया। ऑफर किसने मेड किया, ऑफरर ने मेड किया। तो इन केस ऑफ ऑफर, ऑफरी को जो है नॉलेज में आ जाना चाहिए कि हाँ मैंने क्या किया, मैंने जो है ऑफर मेरे को मिला, किसके द्वारा मिला, ऑफरर के द्वारा मिला। तो ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज किसको मिल जाना चाहिए, तो ये नॉलेज जो है आपको ऑफरी को मिल जाना चाहिए। अच्छा, एक्सेप्टेंस में भी कुछ ऐसी ही कहानी बनता है। ए है और क्या है, बी है। तो ए जो है वो है आपका ऑफरर, बी जो है वो है आपका ऑफरी। ए ऑफरर, बी ऑफरी। तो बी जो है वो क्या करेगा, ए को एक्सेप्टेंस का नोटिस देगा कि हाँ ठीक है, या इंटीमेशन देगा कि हाँ हमने नोटिस दे दिया है, तो कम्युनिकेट करेगा। तो यहां पे ऑफर में, कम्युनिकेशंस टू ऑफर में ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन एक्सेप्टेंस में हमारा जो नॉलेज में जो दिया जाता है वो किसके नॉलेज में दिया जाता है बेटा, तो ये जो है ऑफरर के नॉलेज में दिया जाता है। इज इट क्लियर? ये बातें अगर समझ में आ गया होगा तो रिवोकेशंस। तो देखो रिवोकेशंस में 2 कहानी होता है, या तो रिवोकेशंस बाई, या तो ये होगा रिवोकेशंस बाई ऑफरर, ऑफरर के द्वारा ये रिवोक्ड हो गया,
या तो फिर रिवोकेशंस बाय ऑफरी के द्वारा रिवॉक हो गया। तो इसके द्वारा रिवॉक्ड होगा, मतलब इसके द्वारा ऑफर रिवॉक होगा, और इसके द्वारा अगर रिवॉक्ड होगा तो एक्सेप्टेंस होगा। समझ में आ रही बात है? ध्यान से समझना। क्योंकि ऑफरी के पास जो पावर होता है वो एक्सेप्टेंस का होता है, और ऑफरर के पास जो पावर होता है वो ऑफर के पास पावर होता है। रिवोकेशंस कहने का मतलब खत्म करना। रिवोकेशंस कहने का मतलब क्या करना बताना? खत्म करना। तो खत्म करना मतलब क्या? लैप्स कर जाना। लैप्स कर जाना मतलब क्या? विथड्रॉ कर जाना। विथड्रॉ कहने का मतलब क्या? टर्मिनेट कर जाना। बात समझ में आ रही? तो ये सारे चीज एक ही चीज होते हैं। तो रिवोकेशंस कहने का मतलब होता है कि टर्मिनेशंस ऑफ ऑफर या तो टर्मिनेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगर हमारा ऑफर है तो ऑफरर के द्वारा, ऑफर अगर एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस के द्वारा। चलिए यहां तक लिखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, कंसीडरेशन। इज इट क्लियर? चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए, तो इसको अगर लिख लिया होगा तो मैं ये मिटा रहा हूं, है ना? ये मैं मिटा रहा हूं। मैं बातें करता हूं बेटा कंसीडरेशन का। देखो कंसीडरेशन क्या होता है, मैंने इसके बारे में बहुत बार बातें कर रखा है, लेकिन मैं और भी बातें करूंगा आज के क्लास में। कंसीडरेशन में दो पर्सन है, ध्यान से समझोगे। दो पर्सन है। पर्सन है, मान लेते हो शर्मा जी है, शर्मा जी है, और दूसरा पर्सन जो है वो वर्मा जी है। दूसरा पर्सन कौन बेटा? वर्मा जी। शर्मा जी और वर्मा जी, ठीक है। तो शर्मा जी ने क्या किया? वर्मा जी को ऑफर किया कि ऑफर टू सेल हिज कार एट द रेट ऑफ ₹2 लाख। कितने का कार खरीदा बताना? 2 लाख का कार खरीदा शर्मा जी ने, ऑफर किया वर्मा जी को। अब बताना ये एक्सेप्ट करेगी, कर लिया। जैसे वर्मा जी ने एक्सेप्ट किया तो अब बताना एक्सेप्ट करने के साथ साथ जो है इस कार के बदले में ये समथिंग इन रिटर्न कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न किसके बदले में बेटा? तो इंस्टीड ऑफ कार, कार के बदले में ये कुछ ना कुछ रिटर्न देगा कि नहीं देगा? हाँ सर देगा। तो रिटर्न जो देगा, ये रिटर्न का दो मोड हो सकता है ना। पहला मोड हो सकता है या तो इन मोड ऑफ कैश, इन मोड ऑफ क्या चीज? तो इन मोड ऑफ कैश हो गया। दूसरा हो सकता है इन मोड ऑफ अदर देन कैश, अदर देन कैश। इज इट क्लियर? या तो कैश में होगा या तो अदर देन कैश में होगा। और जो आप कुछ रिटर्न कर रहे हो शर्मा जी को, इसी पैसे को ना बेटा, इसी पैसे को कंसीडरेशन बोलते हैं। इसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं बताना? कंसीडरेशन बोलते हैं। तो कंसीडरेशन का जो डेफिनेशन दे रखा है वो आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में दे रखा है। किस सेक्शन में दे रखा है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में दे रखा है। और यहां पे डेफिनेशंस में साफ साफ बोलता है कि कंसीडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं। मतलब हमने एडवांस में भी दे दिया, कुछ हमने कुछ करंट में दिया और कुछ पास्ट वाला था उसको मैंने क्लियर कर दिया। इज इट क्लियर? तो हमने यहां पे देखा यहां पे कि आपका एक पर्सन जो है वो प्रोमिशर है तो दूसरा पर्सन प्रोमिशी है। शर्मा जी जो है ही इज प्रोमिशर। ये कौन है बताना बेटा? तो ये प्रोमिशर है। और वर्मा जी जो है ये कौन है बताना? तो ये प्रोमिशी है। ये कौन है बताना? ये प्रोमिसी है।
ठीक ना। तो शर्मा जी जो है वो प्रोमिसर है और वर्मा जी जो है वो क्या है, प्रोमिसी है। इज इट क्लियर? तो दैट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ शर्मा जी एंड वर्मा जी। इज इट क्लियर? दैट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशंस में भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आपके कंसिडरेशंस को वैलिड बनाते हैं। कंसिडरेशन को क्या बनाते हैं, वैलिड बनाते हैं, मतलब इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? तो चलिए इसको आप लोग लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं इसको। सीधा सा बात है, कंसिडरेशन कहने का मतलब समथिंग इन रिटर्न। और डेफिनेशन जो है आप कोई भी बुक से पढ़ लेना, डेफिनेशन यही सारी चीज बोलते हैं। तो एसेंशियल essentials elements of a valid consideration, valid considerations। तो essential elements of a valid consideration में सबसे पहला जो considerations जो होगा, जो आपका valid considerations जो है वो आपका क्या होगा, तो वो आपका कंसिडरेशंस को वैलिड बनाएगा। इसमें आपका सबसे पहला है कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर of the promisor। कहने का मतलब क्या हुआ, समझ लो। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लेता हूं सहजता के लिए ये आपका चौबे जी है, चौबे जी है, और ये जो है बेटा ये दुबे जी है। एक चौबे तो दूसरा कौन, दुबे। ध्यान से सुनना, एक चौबे जी तो दूसरा दुबे जी। अब मेरे को एक बात बताना, चौबे जी ने दुबे जी को सेल किया एक कार, सेल अ कार। क्या सेल किया बेटा, कार किया सेल, एट द रेट ऑफ 5 लाख में सेल किया। और इसने ये एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, मतलब सब चीज ठीक है। अब बताना, चौबे जी जो है वो दुबे जी से 5 लाख रुपया रिसीव करेगा, मतलब ही डिजायर, ही वांट टू पे, ही वांट्स टू पे ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख देने का वादा, मतलब इच्छा जाहिर कर रहा है कौन, दुबे जी। किसको, चौबे जी को। लेकिन चौबे जी ने दुबे जी को एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया। क्या दे दिया बेटा, एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया, गिवन एन इंस्ट्रक्शंस। और गिवन इंस्ट्रक्शंस में ये दिया कि तुम ऐसा करना, ये पैसा मेरे को मत देना, ये पैसा जो है तुम यहां पे चंद्रलेखा को दे देना। ये पैसा तुम किसको दे देना, चंद्रलेखा को दे देना, चंद्रलेखा। इज इट क्लियर, चंद्रलेखा को दे देना। तो मेरे को एक बात बताना, जैसे ये चंद्रलेखा को दे देगा तो चौबे जी के ऑर्डर से दुबे जी जो है, चौबे जी कौन, प्रोमिसर। चौबे जी कौन बताना, प्रोमिसर। और दुबे जी कौन बताना, प्रोमिसी। तो बेटा यहां पे हमने क्या देखा, साफ साफ हमने देखा कि प्रोमिसर के डिजायर के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है कि नहीं करता है, तो आंसर इज यस। हाँ सर, मूव करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या होता है, तो मूव करता है। इज इट क्लियर? अच्छा सर, इसी में दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि कंसिडरेशन जो है ये आपका मूव करेगा, कंसिडरेशन में मूव, यहां पे मस्ट बी जो है इसके जगह में मूव। ऐसा करता हूं मैं, इसको पूरा मिटा ही देता हूं, छोड़। है ना,
लिखेंगे यहां पे कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम दी promisee or any other person। कहने का मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन जो है बेटा, कंसिडरेशन जो है वो क्या होगा, तो मूव होगा कहां से, किससे, तो प्रोमिसी से मूव होगा। मतलब अगर यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं, एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बताना। एक बंदा है चंद्रकांता की कहानी नहीं देखा था आप लोगों ने, एक बंदा है चंद्रकांता, पता नहीं आप लोग देखे हो कि नहीं। चंद्रकांता एक सीरियल हुआ करता था DD1 में हमारे जमाने में। और यहां पे एक है कृष्णकांता, एक चंद्रकांता एक कृष्णकांता, दो अलग अलग पर्सन है। तो चंद्रकांता जो है इसको क्या किया, सेल किया। क्या सेल किया, सेल हाउस, घर बेचा इसको। तो बताना अब जो है कंसिडरेशन जो है वो मूव किससे होगा, तो कृष्णकांत से किसके पास, कृष्णकांता से चंद्रकांता के पास। तो कृष्णकांता जो है वो कौन है बेटा, ये प्रोमिसी है कि नहीं है, प्रोमिसी है। तो कंसिडरेशन जो हमें प्राप्त जो होंगे वो किसके द्वारा प्राप्त होंगे, कंसिडरेशन के द्वारा प्राप्त होंगे या एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जो है दूसरे पर्सन के, प्रोमिसी के अलावे भी अगर कोई दूसरे पर्सन है तो उससे भी आप रिकवर कर सकते हो। तो सर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो बेटा ये बहुत ही इजी है। कैसे इजी है मैं वो भी बता दे रहा हूं। कृष्णकांता का कोई दूसरा लाइबिलिटीज था, वो उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो इट में पॉसिबल, ठीक है ना, इट में पॉसिबल ऐसे होते हैं कि हम अपने लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। हम अपने लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड केस, थर्ड एग्जांपल। कंसिडरेशन जो होते हैं ना बेटा, कंसिडरेशन जो होते हैं थर्ड, कंसिडरेशन में कंसिडरेशन जो होंगे में भी पास्ट हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, या तो और फ्यूचर भी हो सकता है। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों हो सकता है। मतलब हम पेमेंट आपको पिछले वाले के ये में भी दें, पास्ट में भी दें, या तो हम प्रेजेंट अभी आपको तुरंत दें, ठीक है ना, या तो फिर हम इन फ्यूचर दें, बाद में दें। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा कंसिडरेशन जो है मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू। कंसिडरेशन का कुछ वैल्यू होना चाहिए, समथिंग इन वैल्यू। कंसिडरेशन का जो है वो कुछ बेटा समथिंग इन वैल्यू, कुछ वैल्यू होने चाहिए। अगर इसका वैल्यू नहीं है तो वो कंसिडरेशंस आपके नहीं माने जाएंगे। इज इट क्लियर। तो मैंने बेसिकली 4 पॉइंट जो है डिस्कस किया है आपके साथ, और यही चारों पॉइंट जो है कंसिडरेशंस में होंगे, तो वो कंसिडरेशन आपका वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। पहला आपका प्रोमिशर के द्वारा जो है उसके ऑर्डर से कंसिडरेशन किसी को भी दिया जा सकता है। दूसरा, कंसिडरेशन जो है वो किससे मिलेगा, तो प्रोमिसी से मिलेगा। तीसरा, कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। एंड चौथा, कंसिडरेशन के कुछ वैल्यू होते हैं। देखो लेकिन इसका ना पीछे एक बात बताना, कंसिडरेशन इज योर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। कंसिडरेशन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट्स का पार्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं साफ साफ, देखो ध्यान से सुनना नोट में।
consideration is an essential elements of a valid contract, but this rule have some exceptions. लेकिन इस रूल के बेटे कुछ एक्सेप्शंस हैं, दैट इज हेडिंग होगा नो कंसिडरेशन। रूल क्या होता है? रूल्स होते हैं नो कंसिडरेशन। जहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा वहां पे नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा? तो नहीं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो मैंने एक बात बता दी आपको एक डेफिनेशंस में कि कॉन्ट्रैक्ट जहां पे होने हैं वहां पे कंसिडरेशन मैंडेटरी है। अगर आपको कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? ठीक है ना, वो एक्सेप्शंस क्या है? अगर आपका नेचुरल लॉ ऑफ अफेक्शंस की बातें हो रही है तो उस केस में कंसिडरेशंस का होना जो है ये जरूरी मायने नहीं रखता है। मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं अगर एग्रीमेंट जो है हमारा, है ना, क्या लिख सकते हैं बताना? एग्रीमेंट जो है मेड ऑन अकाउंट, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ natural love and affections। तो इस पे कंसिडरेशन जो है नहीं भी होगा तब भी ये चलेगा। समझ में आई बात? तब भी ये चलेगा। मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर एक बात बता दो आप सारे लोग एक बात बताओ, आपने अपनी वाइफ को बोला कि चलो आज तेरे को मूवी दिखाता हूं मैं, बताना क्या उसे आप कंसिडरेशन लोगे? तो नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शंस की बातें करी जाती हैं। ठीक है, अच्छा। दूसरा है एग्रीमेंट जो अगर होते हैं आपके, एग्रीमेंट टू कंपनसेशन की बातें हो रही है, ठीक ना, कंपनसेट की बातें हो रही है, टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। मतलब आपने अगर कोई अपने मन से, अपने इच्छा से अगर आपने किसी भी तरह का कोई सर्विस दिया होगा तो क्या उस पे आपका कंसिडरेशन, अच्छा सर अपने इच्छा से क्या, जैसे किसी को गिफ्ट देना, तो बेटा अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या आप उससे बदले में उम्मीद करते हो कि हमको कुछ मिलेगा? तो आंसर इज नो। नहीं सर, हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पास्ट, वो तो हुआ था गिफ्ट, मैंने यहाँ पे बात किया था पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज का। मैंने पिछले बार स्वेच्छा से अपना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रखा था, तो उसके बदले में भी आप कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपका कंप्लीटेड गिफ्ट। नेक्स्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट। मतलब हमने कुछ गिफ्ट आपको ट्रांसफर किया, तो गिफ्ट क्या कंसिडरेशन लेकर के ट्रांसफर होते हैं? तो आंसर इज नो। ठीक है, अच्छा। इसके अलावे है, आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ब्रांच अकाउंट पढ़ा होगा। तो ब्रांच अकाउंट में क्या एजेंसी खोलने के लिए हमें किसी भी तरह का कोई कंसिडरेशंस की बातें होती है? जैसे वो तो पेमेंट हुआ तो कमीशन पे बेस्ड बात होती है, वो क्या होती है बताना? कमीशंस पे बेस्ड बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चैरिटी। अगर आप कोई चैरिटी को कुछ देते हो, डोनेट करते हो, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चैरिटी, तो क्या आप उससे उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि हमको कुछ मिलेगा?
तो आंसर इज नो। नहीं सर, हम कोई उम्मीद नहीं लगा करके बैठते हैं कि हमको जो है इसके बदले में पैसे मिलेंगे या फिर कुछ कंसिडरेशंस मिलेंगे। इसके अलावे है रेमिशंस बाय दी प्रोमिसी या तो फिर ऑफ प्रोमिसी ऑफ परफॉर्मेंस of the promise तो ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल आपके इसके एक्सेप्शंस होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बहुत अच्छा एक्सेप्शंस है, जो एग्रीमेंट जो होगा टू पे a time beared debt. Is it clear? तो ये मैंने आपको बेसिकली कंसीडरेशन का एक्सेप्शंस भी जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, और यकीन मानो कि मैंने कंसीडरेशंस के वो सारे कवर अप कर लिए, सारे पॉइंट कवर अप कर लिए, या फिर एक्सेप्टेंस का कर लिया, और साथ में मैंने ऑफर जो है इससे पहले जो है क्लास में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है मैं कैपेसिटीज ऑफ पार्टी करूंगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में मैं बहुत सारे ऐसे लुनेटिक्स की बात करूंगा, अनसाउंड माइंड की बात करूंगा, या फिर और भी बहुत सारी चीजों की मैं डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।